हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति। प्रीवियस चैप्टर्स को आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चुनाव आयोग। चुनाव क्यों? ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जब चुनाव था 1987 की बात है। उस समय में ये अखबार की कतरन यहाँ पर दिखाई गई है, पेस्ट करी गई है, यानी कि न्यूज़पेपर में छपा था। और क्या छपा था? आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9वीं सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में छपा था हरियाणा के देवीलाल जी के लिए, हरियाणा के जो कि मुख्यमंत्री बने थे। तो उनके बारे में पढ़ते हैं अब। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। 1982 में से कौन सी सरकार थी? वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। आपको ये लिख लेना है कि चौधरी देवीलाल द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम था लोकदल और उन्होंने कौन सा आंदोलन करा था? न्याय युद्ध। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अपने विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। उन्होंने क्या करा? उनकी जो पार्टी थी लोकदल, उन्होंने और भी पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल करा और कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा। और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने बोला कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है, यानी कि जो लोकदल की पार्टी जीत जाती है, तो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज को माफ कर देंगे, जो भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज है। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। उन्होंने ये वादा भी किया कि अगर हम जीत गए तो हमारा पहला काम यही होगा कि तुम्हारे कर्जों को माफ कर दिया जाएगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। तो जब इससे वो खुश हो गए, उन्होंने सुना कि वो हमारे कर्जों को माफ कर देगी गवर्नमेंट, जो लोकदल की गवर्नमेंट होगी, तो उन्होंने उसी को वोट देना स्टार्ट कर दिए और सहयोगी दलों को भी वोट दिए। तब क्या हुआ? लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। तो राज्य विधानसभा में 90 सीट है, वहां पर हरियाणा में 90 सीट थी। तो वहां पर कितनी सीट मिल गई इनको? 90 में से 76 सीट मिल गई। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और अकेले लोकदल जो पार्टी थी देवीलाल जी की, उनको अकेले ही 60 सीटें मिल गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। तो 90 सीटों में से टोटल सीटें आई लोकदल पे 76, पर अकेले ही जो लोकदल ने जीती वो 60। जो 76 सीटें दिखा रखी हैं वो लोकदल
और सहयोगी दलों से मिलकर बनी हुई सीटें हैं। ठीक है, तो लोकदल की सीटें 7 और सहयोगी दलों की सीटें 16, तो जुड़कर कितनी बनेगी 76। और बाकी जो बची हुई थी वो 5 लगी कांग्रेस के हाथों में। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्काल सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। फिर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों के ने देवीलाल को अपना नेता चुना, और जो लोकदल के नवनिर्वाचित विधायक थे उन्होंने, जो एमएलए थे, उन्होंने किसको अपना नेता चुन लिया, किसको मुख्यमंत्री बनाया, देवीलाल को। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। तो राज्यपाल ने क्या करा, देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। फिर जब चुनावी नतीजा आए उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो क्या बन गए, मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस की सरकार अब जा चुकी थी और लोकदल की सरकार अब आ चुकी थी। जैसा कि आपको पता है, ये आपको याद रखना है, लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली थी और सहयोगी दलों से मिलकर 76 सीटें लोकदल को प्राप्त हो गई थी। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। उनकी पार्टी ने 4 वर्षों तक शासन करा। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। जब 4 साल बीते, मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है, उनकी पार्टी 4 साल तक रही। जब 1991 में हुए जो चुनाव हुए थे तो लोगों का समर्थन उनको नहीं मिला, लोकदल पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। फिर से कांग्रेस पार्टी क्या जीत गई, चुनाव जीत गई। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको याद रखनी है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आता है, चुनाव की जरूरत क्यों, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके लिए आप यहां भी देख सकते हैं वैसे, लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? जो भी हम लोगों को चुनते हैं, क्या वो लोकतंत्र है? किस तरीके से चुनना चाहिए? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, चुनाव की जरूरत क्यों होती है, और क्यों होती है हम यहां देख लेते हैं। चुनाव की जरूरत क्यों होती है, यह आपके लिए स्लाइड बना दी गई है, आपको ये राइट डाउन कर लेना है। हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और किसी भी लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब आपको पता ही है, जनता का शासन, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। तो वहां पर चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो चुनाव करवाना लोकतंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना चुनाव के हम अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। तो चुनाव की जरूरत क्यों है, बिना चुनाव के हम अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। और जब हम अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे तो हमारे शासन व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? अगर हम चुन ही नहीं पाएंगे अपने नेता को तो हमारे शासन व्यवस्था को कौन चलाएगा? अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है, जो भी हमारा नेता है, जिसको हम पसंद करते हैं कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा, उसको चुनने के लिए हमारे यहाँ चुनाव करवाए जाते हैं ताकि हम अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकें। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, अपने पसंद के अच्छे नेता को चुन सके। इसलिए चुनाव की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने यहां से जान ही लिया है, यहां भी देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? ठीक है, हमें क्या पता कि वो हमने चुन लिया तो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वह अपने पद पर ना बने रहे। जो हमें पसंद नहीं है प्रतिनिधि, अगर हम बीच में भी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मध्यवर्ती चुनाव भी कराए जाते हैं। तो ऐसे करके हम बीच में से ही किसी नेता को हटा सकते हैं अगर हमें वो समझ नहीं आता। पर बार बार ऐसा कई बार नहीं किया जाता है।
इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। तो चुनाव के जरिए ही, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई नेता चुन लिया, अगर वो ठीक प्रकार से काम ना करे तो आप उसके लिए फिर से 5 साल के अंदर अंदर से, चाहे वो 2 साल बाद भी दोबारा चुनाव करवाने पड़े तो आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए चुनाव की व्यवस्था की गई है कि 2 साल बाद ही, ये नहीं है कि 5 साल के लिए बन गया तो 5 साल ही बना रहेगा, उसके लिए चुनाव दोबारा भी कराए जा सकते हैं। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। ठीक है, चुनाव किस लिए जरूरी है? ताकि हम बीच में से भी हटा सकें। और वो जो मैंने आपको स्लाइड बताई है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेनी है आपको। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई नेता हमने चुना है, अगर वो सही से काम नहीं करा तो हम उसको बीच में से भी हटा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि किसी भी नेता को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, पर उसको हम पहले भी हटा सकते हैं चुनाव के जरिए। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब जो चुनाव में जो मतदाता है, वोटर है, वो कई तरीके से सोच समझ के चुनाव करते हैं, यानी कि चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन कानून अच्छा बनाएगा, उसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं कि हमारे लिए, वो सरकार भी बना सकती है जनता, और बड़े फैसले करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश, जो सरकार बनी है और उसके द्वारा जो कानून बने हैं उसका दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं कि जो भी सरकार बने, हम अपने पसंद की सरकार बनाए और वो हमारे लिए कानून बनाए, तो ऐसी सरकार को चुन सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है, जैसा कि स्लाइड में था ये वाली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। कैसे आप मान सकते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक आधार है, यानी कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है कि आप कैसे मान सकते हैं कि चुनाव क्या है, लोकतांत्रिक है, यानी कि जनता द्वारा ही सारा का सारा कंट्रोल है। ये अंडरलाइन में देख सकते हैं, डायरेक्ट बात है। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल्य हो, यानी कि चुनाव की व्यवस्था हो, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार हो और वोट देने का भी अधिकार हो, यानी कि वोट देने का अधिकार तो हो सबसे पहले, और जो वोट दे रहा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके जो वोट दिया जा रहा है सबकी वैल्यू एक ही हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। विकल्प का मतलब ऑप्शन हो, एक नेता पसंद नहीं आ रहा तो दूसरों को चुन लेंगे, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरे को चुन लेंगे। इस तरीके से पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे कि बहुत से उम्मीदवार लड़ सकते हैं अपना चुनाव। कई बार बहुत से उम्मीदवार अपना चुनाव चिन्ह भी लाते हैं, आपने देखा होगा, कमल, हाथी, साइकिल को छोड़ के भी बहुत से चुनाव चिन्ह आपने देखे होंगे। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, और कुछ वर्षों में नए चुनाव कराए जाने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। लोग जिसे चाहे, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोग जिसे चाहे उसी को वो ही चुना जाना चाहिए, जैसा होता है हमारे लोकतंत्र में। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव बिल्कुल आज़ादी से और किसी के फेवर में नहीं कराने चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होने चाहिए। किसी को भी हम चुन सकते हैं अपने पसंद से, हमारे अपनी सोच समझ के कि ये नेता हमारे लिए सही काम करेगा, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव उसमें कर सकते हैं वो।
ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, समझ गए हो आप। ये जो पॉइंट है आपको लिख लेने हैं अपने रजिस्टर में, कॉपी में। फिर है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है आपस में, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है या मतलब उसकी बुराई करती है, अपनी जीत के लिए बहुत कुछ करती है, नारे लगवाती है या एडवर्टाइजमेंट दिलवा देती है, क्या ये सही है या गलत है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमान हो जाएंगे। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो चुनाव कैसे हो जाएंगे, बेईमानी हो जाएंगे, यानी कि बेईमानी करी जाएगी चुनाव के अंदर। लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। गवर्नमेंट को कोई पैसे दे देता है, कोई पैसे दे के नारे लगवाता है, कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई किसी को झूठे वादे दे रहा है। तो चुनावी हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। कुछ लोगों का कहना क्या है कि चुनावी दौड़ जीतने का दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। जब चुनावी दौड़ होती है यानी कि कंपटीशन होता है आपस में कि मैं जीतूंगा या मेरे को सीट मिलनी चाहिए, तो ऐसे क्या होता है, दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। लंबे समय तक राजनीति नहीं चल पाती है फिर सही से, सिर्फ अपना भले करने के लिए सोचते हैं नेता। फिर समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, चुनाव लड़के एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं, पर वो अच्छा नेता नहीं बन पाते। इन्हीं के कारण, बहुत से करप्शन के कारण भी नहीं बन पाते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। वो ऐसी लड़ाई में उतरना नहीं चाहते जहां पर बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि मारकाट हो जाती है अपनी सीट को जीतने के लिए, पोस्ट को जीतने के लिए। तो बहुत से लोग इसमें नहीं उतरते हैं चुनाव के लिए। तो आपको पता चल गया है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है या चीज है या नहीं है। तो इसमें ये बेईमानी होती है, ये सारी चीजें देखी जाती है। आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोग की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। हम तो ये सोचते हैं कि नेता तो हमारी सेवा करने के लिए आ गए, हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, पर ऐसा असल जीवन में तो होता नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। और कोई भी जो नेता बनना चाहता है वो ऐसे नहीं बनना चाहता कि आपके लिए करेगा। वो ज्यादातर हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो वो अपनी चिंता ज्यादा करता है अपनी करियर बनाने की, तो अपने लिए ज्यादा सोचता है, लोगों के लिए कम। वे सत्ता में बने रहना चाहता है या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहता है, ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके और ज्यादा अच्छे से अपना जीवन जी सके। इसलिए भी लोग नेता बनना चाहते हैं वास्तव में। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। तो एक तरफ तो बात की गई है कि उनका चरित्र ठीक किया जाए, ज्ञान ठीक किया जाए, और दूसरा बोला गया है कि जो अच्छा काम करे उनको पुरस्कार मिले, जो खराब काम करे उनको दंड मिले। तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। तो और जो सही से काम नहीं करता उनको दंड मिलना चाहिए।
बस यही है चुनाव प्रतिद्वंदिता, आपस में लड़ाई झगड़ा अपनी पोस्ट को पाने के लिए। ठीक है, आप अभी से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं शाहुल जॉन चैनल को, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारी प्रणाली क्या है? हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जैसा आपको पता है, देश के लिए जो चुनाव कराया जाता है जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं वो है लोकसभा का चुनाव, और विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं या बनाया जाता है। तो वो ये दोनों ही, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, दोनों में ही 5 साल तक ही बनते हैं कोई भी प्रतिद्वंदी। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिद्वंदियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 5 साल बाद क्या हो जाएगा? खत्म। उसके बाद अगर आपको दोबारा बनना चाहते हो आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई सी भी पोस्ट के लिए नेता, तो आपको चुनाव दोबारा लड़ना होगा। ठीक है, जैसे ये समाप्त हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से चुनाव होगा। एग्जाम में आता है आम चुनाव किसे कहते हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए आम चुनाव के बारे में। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। किसे कहते हैं? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आम चुनाव। कई बार और भी चुनाव कराए जाते हैं, जैसे कि उपचुनाव। अब ये उपचुनाव किसे कहते हैं? कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। माना कहीं पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी नेता की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, किसी नेता की मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, तब उस स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। अगर पोस्ट खाली होगी मृत्यु से या इस्तीफे से, तब कौन सा चुनाव होता है? उपचुनाव। ठीक है, तो आपने जाना यहाँ पर आम चुनाव किसे कहते हैं और उपचुनाव किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। ये सब आपको अपनी कॉपी में, रजिस्टर में राइट डाउन कर लेना है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देश को कितने क्षेत्रों में? अनेकों क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उसको ही क्या कहते हैं? उन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब अगर लोकसभा की बात आए तो देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो है 543, 543 निर्वाचन क्षेत्र है पूरे देश में लोकसभा के लिए। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद या संसद सदस्य कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और हर एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो भी संसद का सदस्य जीतता है उसे क्या कहते हैं? संसद सदस्य या सांसद। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है, हर वोट का बराबर मूल्य है। जैसा आपने पहले भी पढ़ा था, एक वोट का एक ही वैल्यू रखता है एक वोट, और वो ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकता। इसी प्रकार, वो तो लोकसभा की बात करी हमने, अब विधानसभा की बात है जो राज्य राज्य में कराया जाता है। जैसा आपको पता है अभी 2021 चल रहा है, और 2021 में भारत में 28 राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया। वैसे तो 9 भी हो चुके हैं संघ शासित प्रदेश, इसको सर्च जरूर मारे। तो इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, विधानसभा को किसके हिसाब से बांटा गया है? इसी सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। अब क्या हुआ, वो तो बन गए थे सांसद लोकसभा वाले, और या एमपी बन गए थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर जो विधानसभा के क्षेत्रों से जीतता है उसको क्या कहते हैं? विधायक। विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए, ठीक है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है।
ठीक है। तो पंचायत और नगर पालिकाओं में अगर चुनाव होते हैं तो वार्डों में उनको बांट दिया जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। पंचायत से नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। हर जगह ही एक सदस्य का चुनाव होता है, एक से ज्यादा सदस्य नहीं चुने जाते। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कहा जाता है कि एक सीट मिली है, 2 सीट मिली है, 10 सीट मिली है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। हर क्षेत्र क्या करता है, संसद की एक सीट का या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आपने पहले ही शुरू में ही पढ़ लिया था कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती थी। इसका मतलब क्या हुआ, विधानसभा की कितनी सीटें मिल गई उसको, 60 निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने जीत लिए। और लोकदल के यानी कि लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे, ठीक है। यानी कि जैसे कि हरियाणा में 60 यानी कि 60 सीटें जीती गई थी। इसका मतलब है लोकदल के नेता ने, जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे, मतलब चुनाव लड़ने वाले थे, उन्होंने 60 सीट जीती। इसका मतलब है कि कितने सीट, 60 सीट पे कितने लोग जीते, 60। इसका मतलब 60 लोग जीत करके कहाँ गए, राज्य विधानसभा में। फिर बारी आती है, ये तो आपने पढ़ लिया, अब लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के बारे में। फिर आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। क्या कुछ क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सोची। उन्होंने सोचा कि जो लोग कमजोर वर्ग हैं, यानी कि जो पिछड़ गए थे किसी समय में, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC ST, इनके लिए आरक्षित करनी पड़ेगी सीटें। तो उन्होंने क्या करा, लोकसभा में 84 यानी कि 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC के लिए, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीटें छोड़ी। ये आपको याद रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC की सीटें 84 और ST की सीटें हैं 47। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिले में भी आई, स्थानीय स्तर पर भी आ गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अनेक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया। फिर धीरे धीरे लोकसभा में आई, विधानसभा में, सब में फिर धीरे धीरे जिला स्थानीय स्तर पे भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई सीटों के लिए। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय हो या स्थानीय जगह हो, कोई सी भी, या शहर हो, वहां पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है, 1/3। फिर बारी आती है मतदाता सूची। ये बहुत ही इजी है, आपको जरूर पता होगा कि मतदाता सूची जो होती है वोटर लिस्ट के नाम से जानी जाती है। यहां से आप लिख सकते हैं, अगर आपको ये लिख लेना कि वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इसी सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यानी कि जो लोग मतदान करने के योग्य बन चुके हैं, यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार हो गया है, अब उनको क्या दी जाती है, वोटर लिस्ट दी जाती है। इसको ही मतदाता सूची कहते हैं। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी है कि वोटर लिस्ट में नाम हो, वह सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी के पास उनका वोटर ID हो ना, यानी कि पहचान पत्र ना हो, तो वो क्या वोट दे सकते हैं? हाँ, तो वो वोट दे सकते हैं। उनके लिए वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है, पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जिससे जो सबूत आपको बता दे कि आप वयस्क हैं, यानी कि 18+ है, उस
के द्वारा आप तब भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। उम्मीदवारों का नामांकन, जैसा कि आपको पता है कि वोट देने के लिए 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष की उम्र चाहिए, पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष की उम्र चाहिए लोकसभा के चुनाव के लिए। ठीक है, हर चुनाव के लिए नहीं होता ये, लोकसभा के चुनाव में आपको अगर आपको लड़ना है तो 25 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर वोट डालना है तो 18 वर्ष, अगर चुनाव लड़ना है लोकसभा में तो 25 वर्ष। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। जैसे कि किसी को मिल गया पार्टी का टिकट मिल गया, जैसे कि यानी कि कोई ऐसी स्लिप जिससे वो अब चुनाव लड़ सकता है, योग्य बन गया है चुनाव लड़ने के, तो उसको क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। जब भी वो चुनाव लड़ना चाहता है अगर कोई उम्मीदवार, तो नामांकन पत्र उसे भरना पड़ता है, जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पर देखा था। ये नामांकन पत्र उसको ये भरना पड़ता है, तभी वो उम्मीदवार बनता है जो चुनाव लड़ेगा। और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू भी हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। अब वो कौन से विवरण देने होते हैं वो यहाँ पढ़ेंगे आप। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए उसके अंदर, उस नामांकन पत्र में। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा होना चाहिए। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कितनी है, देनदारियां कितनी, मैंने किसको कितना देना है वो लिखना पड़ता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। फिर आता है चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों को चुनाव करने का अवसर देना है। तो चुनाव का क्या उद्देश्य है, अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनना, सरकार और नीतियों को चुनाव करने का अवसर देना। ठीक है, जिससे कि प्रतिनिधि चुने जा सके और सरकार अपनी नीतियों का चुनाव सरकार बना सके, नीतियां बना सके। यह है चुनाव अभियान का उद्देश्य। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। जब तक चुनाव ना हो उनके बीच में 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक्स दिए जाते हैं पार्टियों को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, अपने चुनाव के बारे में बताने के लिए लोगों को कि हमें ही वोट दें। तो कितने हफ्ते मिल जाते हैं, 2 हफ्ते। यहाँ पर यही लिखा है कि भाषण देते हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से अपने ऐड देते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, तो ऐसे काम करे जाते हैं। कुछ लोकप्रिय नारे हैं जो चुनाव के समय में हुए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो कांग्रेस की थी, उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। फिर 1977 में आए लोकसभा चुनाव, उसमें जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। उन्होंने क्या बोला, पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। तो उन्होंने तो विरोध करा इंदिरा गांधी जी का, और ये इसके लिए ही उन्होंने ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ का। फिर है वामपंथी दलों ने 1970 में वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया। 1983 में आते हैं आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फेमस नारे हैं जो नेताओं द्वारा दिए गए थे अपने चुनाव जीतने के लिए।
उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकती। कौन कौन से चीज उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट या पार्टी नहीं कर सकती, वो कौन से हैं? मतदाता को प्रलोभन देना यानी कि उनको लालच नहीं दे सकती, मतदाता को यानी कि वोटर को घूस नहीं दे सकती, धमकी नहीं दे सकती, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना है। तो लोकसभा चुनाव में आप करीबन 25 लाख तक खर्च कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव में 10 लाख तक। अगर ये सभी मामलों में अगर किसी में भी एक मामले में दोषी माने गए तो क्या होगा? चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा। फिर आता है आचार संहिता को भी स्वीकार किया जाता है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। कौन कौन सी चीज नहीं कर सकते? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का यूज नहीं कर सकते, सरकारी वाहन का, विमान का या अधिकारियों का चुनाव में प्रयोग नहीं कर सकते, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मंत्री क्या नहीं कर सकते? योजना का शिलान्यास भी नहीं कर सकते, बड़े नीतिगत फैसले भी नहीं कर सकते, लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे भी नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना चुनाव का आखिरी चरण है। मतदाताओं द्वारा वोट देना, इसी दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं जब वोट डालने जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकार, चुनाव चिन्ह देते हैं। जो निर्दलीय होते हैं, जो किसी दल के नहीं होते, यानी कि अपना स्वतंत्र मुकाम बनाते हैं, उनको भी चुनाव अधिकारी क्या देते हैं? चुनाव चिन्ह। जैसा आपको पता है, जब वोट मतदाता यानी कि वोटर वोट देने जाते हैं, उनके सामने अब के समय में क्या होता है? ईवीएम मशीन लगी होती है जिसके अंदर उनको किसी चुनाव चिन्ह, जिसको वोट देना है उसका चुनाव चिन्ह वहां पर और उसका नाम लिखा होता है पार्टी का, उसका बटन दबाकर वोट देना पड़ता है। तो अब ऐसा होता है, मशीनों के द्वारा वोट दिया जाता है, बटन दबाकर उसके सामने उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह या चुनाव चिन्ह होता है। उसके बाद क्या होता है? सभी दलों के एजेंट है, इसमें आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है, एक ही समय में वोट को गिना जाता है। उसके बाद अब है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। ठीक है, अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। अगर जब चुनाव होते हैं उस समय कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं हमारे देश के अंदर, जैसे या कहीं किसी भी देश में ये देखा जा सकता है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। कई बार ऐसा आता है कि वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डाल दिया जाता है और असली नामों को गायब कर दिया जाता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। कई बार क्या होता है, जो शासक दल है यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी सत्ता में है, सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करती है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर उम्मीदवार है, जो पैसे वाले कैंडिडेट है, वो अधिक धन खर्च करते हैं और बड़ी पार्टियां भी बड़े पैमाने पर पैसों को खर्च करती है चुनाव जीतने के लिए। मतदान के दिन चुनावी धांधली होती है। मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। कई बार देखा होगा आपने कि मतदाताओं को डराया जाता है, फर्जी मतदान के लिए भी बहुत से लोगों को लाया जाता है। अब है स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। हमारे देश में चुनाव कैसे कराए जाते हैं? स्वतंत्र करवाए जाते हैं और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग।
हमारे यहाँ पर चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, आपको याद रख लेना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। इसको जो पावर है वो न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उसको आजादी प्राप्त है अपना फैसला लेने की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको यह भी लिख लेना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, चुनाव आयोग का जो हेड होता है, उसको चुनता कौन है? राष्ट्रपति। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर एक बार निर्वाचन आयुक्त को चुन लिया जाता है तो वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, वो अपने मन से, ढंग से, अच्छे से काम कर सकता है। फिर अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। अगर ऐसा होता है कि जो पार्टी जीती है उसको चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त है वो पसंद नहीं है तो वो फिर भी नहीं हटा सकते उसको। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। दुनिया में शायद ही ऐसे चुनाव आयोग हैं जिसमें भारत से ज्यादा शक्ति हो। भारत के निर्वाचन आयोग में बहुत ज्यादा शक्ति है। जैसा आपको पता है भारत निर्वाचन आयोग क्या है? भारत निर्वाचन आयोग क्या कराता है? देश के अंदर चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने के से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक, यानी कि अधिसूचना भी जारी करता है कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के नतीजों की भी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। पूरी चुनाव प्रणाली के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, हर पहलू पर उसकी नजर होती है निर्वाचन आयोग की। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है, और जो भी इसका उल्लंघन करता है इसके द्वारा बताई गई बातों का तो उसको क्या कहते हैं? पनिशमेंट देता है चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। चुनाव के दौरान क्या होता है? निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है, यानी कि गाइडलाइंस दे सकता है कि इससे हटकर काम मत करना। ठीक है, इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। इसमें चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग क्या बोल सकता है या चुनाव आयोग क्या बोल सकता है सरकार को कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना आपको, और ना ही किसी अधिकारियों का तबादला करना है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, जब हम जाते हैं तो चुनाव करवाने के लिए तैनात रहते हैं अधिकारी के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव ड्यूटी पर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके कंट्रोल में पूरा चुनाव, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग उनके ऊपर भी कंट्रोल रखता है कि वो सही से चुनाव करवा रहे हैं या नहीं। यहां आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग जो है किस तरीके से शक्तिशाली माना जा सकता है बहुत सी चीजों से। देखो, चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। ठीक है, उच्च न्यायालय ने बोला चुनाव आयोग से कि अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कह दिया। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करवाया। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार करवाई। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी की, खर्च नहीं होना चाहिए ज्यादा पैसा। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दे दिए। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो, चुनाव आयोग ने बताया। चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर होती है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। चुनाव आयोग एग्जिट पोल, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में एग्जिट पोल बता देते हैं, कौन कितने वोट
ला सकता है, यह अनुमान लगाया जाता है। तो अभी इस पे कोई चुनाव आयोग ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो ये क्या काम किसके द्वारा कराया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। फिर आता है चुनाव में लोगों की भागीदारी। वो कैसे करते हैं चुनाव में भागीदारी? जैसे कि आप देख सकते हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है, कि जो लोग मतदान कर रहे हैं उनके आंकड़ों को बनाया जाता है चुनाव में लोगों की भागीदारी का। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। और मतदान की योग्यता जो रख रहे हैं लोग, यानी कि 18+ जो हैं, जो यानी कि जो वयस्क हैं, कितने प्रतिशत लोग असल में मतदान कर रहे हैं, हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। वो हिसाब लग जाता है कि कितने लोगों ने वोट दिया जो वयस्क हैं। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा। पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ? उत्तर अमेरिका और यूरोप के लोगों ने वोटिंग कम करी, पर भारत में या तो स्थिर रहता है या ऊपर चला जाता है ग्राफ। भारत में यह या तो स्थिर रहा या ऊपर गया, यानी कि भारत में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोट डालने में। जैसा आप देख सकते हो, ब्रिटेन का ग्राफ बताता है यहाँ पर, ये ऊपर से नीचे नीचे को जाते हुए फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि गिरावट देखी जा रही है। और भारत के अंदर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि भारत की वोटिंग में ज़्यादा सुधार होता नजर आ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं। भारत में गरीब और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में क्या है, अमीर लोगों या बड़े लोगों की तुलना में कौन ज्यादा वोट करता है? गरीब, निरक्षर यानी कि जो पढ़ नहीं सकता, और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। उनको यही उम्मीद रहती है कि जो सरकार आएगी वो हमारे लिए अच्छा करेगी। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थित इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। और अमेरिका में उल्टा ही है, वहां पर गरीब लोग कम वोट करते हैं, अमीर लोग ज्यादा वोट करते हैं। यहां आप ग्राफ पे देख सकते हैं, यहां बताया गया भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना। भारत में आपने देखा ऊंची, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो सब ऊंची जाति में किया गया 66 है, पिछड़ी में उससे ज्यादा, अनुसूचित जाति में उससे ज्यादा और अनुसूचित जनजाति में उस सबसे ज्यादा वोट किए गए। और अमेरिका में गोरे लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा करे, और अश्वेत यानी कि काले लोग उन्होंने थोड़ा कम करा, और हिस्पैनिक लोगों ने उससे भी कम करा। यानी कि यहाँ पर तो भारत में तो गरीब लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं या नीची जाति के लोग ज्यादा कर रहे हैं वोट, और अमेरिका में ऊंची जाति के लोग या अमीर लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं। यह आंकड़ा 2004 का है। भारत में तीसरा पॉइंट है, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल रीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। जो हमारे देश के अंदर गरीब लोग हैं या मध्य वर्गीय लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो ज्यादा वोट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वोट में, ताकि क्योंकि उनका माइंड सेट है कि सरकार हमारे लिए इस बार और कुछ अच्छा करेगी। यहां आप देख सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वोट से फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लोगों ने बताया कि 67% उनको फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता 18% ने बोला, पता नहीं 15% ने बोला। राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन है 2004 का, CSDS के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। तो 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से क्या करा? पार्टिसिपेट करा। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया।
प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। 7 लोगों में से कोई ना एक क्या था, राजनीतिक दल का सदस्य था। जैसे बहुत से सदस्य बन जाते हैं। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत क्या है? 1996 में 8 था, 98 में 13, 99 में 21, 2004 में 32। यानी कि हमारे यहाँ पर चुनाव के अंदर भागीदारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। जैसा कि आपको पता है, जो भी चुनावी नतीजे होते हैं जो सही ढंग से कराए जाते हैं उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जो निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र तौर पे कराए जाने चाहिए। फिर आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां सामने आती है। कई बार कैसा होता है कि बहुत से राजनेता अपने लोगों को वोट देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं ताकि वो वोट दे उनको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं और बहुतों को कंबल बांटते हैं, बहुतों को अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं कि बस उनके सपोर्ट से हमारी पार्टी जीत जाए। तो ये निष्पक्ष चुनाव तो है नहीं। ठीक है, तो ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार या पार्टी ज्यादा पैसा दे देकर अपने लिए वोट इकट्ठे करती है। पहले के समय में टुडे ये है आज की समस्या और टुमारो ये होगी। क्या ये कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की स्थिति को दिखाता है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? ये वैसे नेताओं को दिखा रखा है जो जनता से वोट मांग रही है। आज की अभी ऐसा होगा और कल क्या होता है, जब वो जीत जाती है, नेता जीत जाते हैं तो जनता ऐसी हो जाती है जैसा दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि फिर उनकी सुनी नहीं जाती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार और दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने में बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है कि बहुत से तो गुंडों को भी टिकट मिल जाती है। ठीक है, रिश्तेदार जो होता है वो अपने रिश्तेदारों को पार्टी में उतार देता है। तो ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर देखी जाती है। अब ये लास्ट हमारा चल रहा है, ये जो 3 पॉइंट है इसको जरूर लर्न कर लेना और बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको भी लर्न करें। सब के सब इंपॉर्टेंट है। जैसे चुनावी धांधली किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल है। चुनावी धांधली में आपको पता ही है, कोई पैसे दे के वोट डलवा रहा है, कोई वोटर लिस्ट में अलग नाम डलवा के करवा रहा है, कोई धमका कर वोट डलवा रहा है। तो यह है चुनावी धांधली। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया जाता है चुनाव के लिए तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है आचार संहिता किसे कहते हैं? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून दिशा निर्देश को क्या कहते हैं? आचार संहिता। आचार संहिता किसे कहते हैं? जो चुनाव आयोग बताती है गवर्नमेंट को, जो भी या कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रही है कि इसके अलावा कोई और काम आप नहीं कर सकते, उनके लिए गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? आचार संहिता। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।